हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो यार आप लोगों को आज हमारे मेहमान आए हुए हैं रोहन अग्रवाल, जो मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो उनसे आपको रूबरू कराते हैं, तो आप लोग ऐसे बने रहिए साथ में। रोहन भाई नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और अभी ये पैदल यात्रा में उत्तराखंड पिथौरागढ़ में पहुंचे हुए हैं। पैदल यात्रा करते हुए ये नेपाल, म्यांमार, रसिया, अदर कंट्रीज में भी जाने वाले हैं। इनकी पैदल यात्रा का क्या उद्देश्य है, आइए इनसे जानते हैं। तो हमारे बीच पहुंच चुके हैं रोहन अग्रवाल जी, तो आपको उनसे मिलाते हैं। चलते हैं यार। नमस्कार। आज हमारे बीच में रोहन अग्रवाल जी आए हैं, जो करीबन अभी 21 से 22 साल के बीच में हैं। ये नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। आपके इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत इनके बारे में डिटेलिंग दी गई होगी कि ये पैदल यात्रा करके, पद यात्रा करके एक बहुत बड़ी मुहिम को एड्रेस कर रहे हैं थ्रू आउट द इंडिया। इस मुहिम को इन्होंने बड़े वृद्ध स्तर तक ले जाने की कोशिश करनी है। इनके एम्स है कि रशिया तक जाएंगे अपनी इस पद यात्रा के थ्रू। जैसा कि हमारी इस बैठक से पहले बातचीत में मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई, इनका कहना था कि पैदल ही अमूमन चलते हैं। तो इनकी कोशिश रहती है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पैदल चले, लेकिन कोई नेक इंसान अगर उनको रास्ते पे लिफ्ट देता है तो उसके थ्रू भी अपनी रास्ते को, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम मिलते हैं रोहन जी से। तो रोहन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पिथौरागढ़ पे। और आप बहुत ही नेक चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया भी अगर यूएन पे जाता है तो इंडिया को यूएन से भी एसडीजी गोल्स मिले हुए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आपने एड्रेस करना है। तो जैसे कि आप एड्रेस करें, दैट टू इन अ वेरी यंग एज ना, ये बताता है कि इंडिया का जो युवा है वो कितना ही ज्यादा संवेदनशील है आने वाले समाज के लिए। और उसमें कहा जाता है कि जैसे कि हमारे पूर्वजों ने हमें दिया, हमारी जिम्मेदारी सबसे बड़ी ये है कि जो हमारे पूर्वजों ने हमें धरती जिस तरीके से दिया, एटलीस्ट उसको और सस्टेनेबल बनाया आने वाली जनरेशन के लिए। तो मेरा ये जानने का सबसे बड़ा ना, जब से आपके बारे में सुना, आपसे मिला, आपके विचारों को देखा परखा, तो मेरा सबसे बड़ा जानने का है कि ये आइडिया आया कैसे। मतलब और भी तो है ना, हम भी तो है ना, आपकी एज से 3-4 साल 5 साल बड़े हैं, लेकिन हमें तो आपकी एज में ये चीज़ स्ट्राइक नहीं करी। आपको कैसे स्ट्राइक करी, तो प्लीज़ हमें ही बताइए और ऑडियंस को प्लीज़ एड्रेस। पहले तो सबसे पहले कालिका माता की जय, नमस्ते। बेसिकली मेरी जो ये यात्रा है, ये चीज़ समझने की और ये पर्पस पे आने की, ये कोई ऐसे नहीं कि एक दिन में वो सपने पे आई और मैं यात्रा में आया। आप सबको मालूम है कि भारत में 4 धाम की यात्रा की जाती है पहले से, पुराने काल से। मेरे को मेरे घर में मेरे घर वाले और आसपास के लोग बोलते थे बचपन से कि भारत की 4 धाम की आप यात्रा करिए, आपका जीवन संपूर्ण हो जाएगा। मेरे मन में प्रश्न है कि 4 मंदिर जाने से कैसे इंसान का, एक व्यक्ति का जीवन संपूर्ण हो सकता है। जब मन में ये प्रश्न आया तब मैंने लोग इसको सुलझाने का कोशिश किया, तो लोगों से बातचीत किया, समझने की कोशिश की। जब समझा तो उन्होंने बताया कि 4 धाम की यात्रा जैसे आजकल लोग गाड़ी से, घोड़े से, अलग अलग वाहन से, एयरप्लेन से करते हैं और कुछ दिनों में यात्रा समाप्त हो जाती है। वैसे पहले के लोग नहीं करते थे, पहले के लोग पैदल चलते। और कोई व्यक्ति बद्रीनाथ जी से लेके द्वारका तक, द्वारका से लेके पुरी तक, पुरी से लेकर रामेश्वरम तक अगर पैदल चल के जाएगा तो आप सोच के देखिए कि बस वो क्या भारत को देखेंगे। मेरे को नहीं लगता वो भारत को ही नहीं, अलग अलग लोगों को जाएगा तब अलग लोगों को मिलेगा, अलग समस्या में जाएगा, अलग परिस्थितियों में जाएगा, अलग तरीके के लोगों को, मानसिकता को मिलेगा। इससे वो जीवन को पूर्ण करने में उसको मदद मिलेगी, एक वाइज मैन बनने की उसको मदद मिलेगी। इसलिए वो यात्रा करते थे। हम देखते हैं कि हमारे भारत के दक्षिण हिस्से में जो हम देखते हैं, अलग अलग जगह पे जाते थे, हमारी प्रथा रहती थी, उत्तर भारत में भी रहती थी वरांडा बनाने की, जहाँ पे, क्योंकि पहले के जमाने में होटल नहीं होते थे तो लोग हर कुछ किलोमीटर के बाद रुकते थे। जब लंबी यात्रा करना हो, कोई नॉर्मल यात्री भी हो सकता है, वो व्यापारी भी हो सकता है, किसान भी हो सकता है, कोई भी अन्य व्यक्ति हो सकता है, तो अगर वो जाएगा लंबे दूरी तक उसको रुकना पड़ेगा, हर 30 किलोमीटर के बाद, 40 किलोमीटर के बाद, 50 किलोमीटर के बाद। तो जब वो रुकेगा तो कहाँ रुकेगा, होटल तो होते नहीं थे, लेकिन हर घर से हर व्यक्ति कोई ना कोई निकलता था। तो एक संस्कृति बनाए, एक कॉन्सेप्ट बनाए कि यार घर के बाद वरांडा बनाए जाएंगे, हमारे साथ में छतरम बोलते हैं, ऐसी चीजें बनाई जाएंगी जहाँ पे यात्रियों को सुविधा मिले और जहाँ पे वो रुकेगा उसको पानी, पैसा, खर्चा या जो भी उसको आवश्यकता रहेगी उसकी पूर्ण करनी चाहिए जहाँ पे वो घर में रुकता है। ऐसे हम देखते कि अलग चीजें हमारे घर में हुई जाती थी, पहले संस्कृति में हुआ है। और हमारे बहुत महान लोगों ने तो यात्रा की है, वो स्वामी विवेकानंद हो, आदि शंकराचार्य हो, वो अरब के इवन बतूता हो, या चाइना से आए ह्यूआंग हो, या लाफियांग हो, या बहुत सारे अलग ट्रेवलर हो जो विदेश में और पूरे विश्व में यात्रा की और यात्रा का जो महत्व है हम लोगों को समझा है। और इन महान सब लोगों ने ये भी बोला है कि जितना आप धीरे यात्रा करोगे उतना आप ज्यादा सीखोगे, जितना आप तेज यात्रा करोगे उतना कम सीख पाओगे। इसका उद्देश्य लेके और साथ ही साथ गुरुकुल पुराने काल में होता था
जिसमें देशाटन बोल के एक यात्रा होती थी कि गुरुकुल में पढ़ाई करने के बाद आजकल जैसे एग्जाम होती है हमारी कोर्स करने के बाद, वैसे एग्जाम नहीं होती थी, पहले देशाटन बोल की यात्रा होता था गुरुकुल के बाद। तो यात्रा में जब वो जाते थे तो बहुत सारी चीजें मैंने बताया, वो लोगों से भी लेते थे खाना पानी पैसा जो भी, तो लोगों के लिए कुछ सेवा करने का, कुछ अच्छा काम करने का कोशिश करते थे। तो जब मैं यात्रा में निकलने की निर्णय लिया देशाटन से प्रेरित होकर, तो मेरे को लगा कि मैं ऐसे कौन सा काम कर सकता हूँ जो कि आज सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है। पर्यावरण से तो जुड़ा था, पढ़ के बारे में चेतना भी थी, लेकिन ऐसी कौन सी चीज जो कि सबको जरूरी है। मैं सोचा कि मैं विश्व भ्रमण करने वाला था, तब समझ में आया कि पर्यावरण एक ऐसा चीज है, एक ऐसा मुद्दा है जो कि सब लोगों के लिए जरूरी है। एक छोटा बच्चा हो या बड़ा आदमी हो, वो गरीब हो या अमीर हो, वो व्यापार करने वाला व्यापारी हो या शेतकारी हो जो किसान करता है, तो सब लोगों के, वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी भाषा का हो, वो कोई भी देश का हो, कोई प्रजाति का हो, ना सब लोगों के लिए, वो इंसान हो या जानवर भी हो, आज सब लोगों के लिए पर्यावरण उतना ही जरूरी है। इसलिए पर्यावरण के लिए खास तौर पे काम करने के लिए मैं इस यात्रा प्रेरणा लेके आया। जैसा कि आपने बताया कि अभी आप 21-22 के अराउंड हैं, तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ शायद आप 12th पास होते ही अपनी यात्रा चालू कर दी होगी ना। देखिए कि मतलब कहा भी जाता है ना, भगत सिंह पैदा होना चाहिए लेकिन अपने घर में नहीं दूसरे घर, है ना। तो मैं इसी थीम से समझना चाह रहा हूँ कि जब आपने सोचा कि भाई मैंने निकलना है, तो घर का परिवार में जिस दिन पहले दिन आपने इंट्रोड्यूस किया पेरेंट्स को, भाई मैंने सोच लिया आई एम नॉट कमिंग बैक टू यू, 3-4 साल मुझे लगे जाने, तो उनका रिएक्शन क्या था, उनसे कैसे सपोर्ट मिला, वो मतलब सपोर्टिंग पावर है क्या अभी, और पहली बार उन्होंने कैसे रिएक्ट किया उसमें? पहले जब पता, पहले तो इतनी लंबी यात्रा के बारे में नहीं पता उनको, ऐसा बताना तो मैं तो शायद आज आ भी नहीं पाता है। पहले 50 दिन 100 दिन के बारे में बताया था, पहले माने थोड़ा बोले ऐसी यात्रा क्यों कर रहा है, तो कोविड का समय भी था, 25 अगस्त 2020 की बात हम करें, उसकी 2 महीने पहले बताया था मैंने सर, तो तब तो मुश्किल भी था, लेकिन धीरे धीरे जैसे यात्रा बढ़ी उनको समझाने लगा, जैसे मेरी यात्रा का अनुभव बताया। पहले लोगों पे भरोसा नहीं करते थे, माता जी तो खास तौर पे, वो एक टीवी चैनल आता है NTV, मेरे को याद है अच्छे से, साउदर्न इंडिया बोलते हैं, वो चीज़ों पे भारत के मतलब जो क्राइम है उसको ऐसे बताया जाता था कि हर एक जगह पे भारत में ऐसे ही क्राइम होते हैं, लूटपाट, चोरी, डकैती, सेक्सुअल अब्यूज है, बहुत सी चीजें जो कि आज होती है, लेकिन वो 1% या 1% से भी कम होती है, जो कि आज ऐसा दिखाया जाता है वो चैनल के द्वारा कि सब जगह पे ऐसी होती है, ऐसी छवि बनाई दी जाती है। तो वो छवि मेरी माता जी की मतलब आंखों में भी थी, उनके दिमाग में भी थी, उस वजह से उनको और डर लगता था। वो हरदम बोलते थे कि लोग अच्छे नहीं है, लोग बहुत बेकार है, अब बाहर जाओगे आपको लोग चोरी करेंगे, आपको डकैती करेंगे, आपको अगवा कर लेंगे, आपको सेक्स स्लेव बनाएंगे, बहुत सारी चीज बोलते थे। तो ये सब जो चीजें मेरे को डिप्रेस भी थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने अपने अनुभव बताया इंसानों के बारे में, वंडरफुल पीपल के बारे में, जो कि अपने जगह से ज्यादा आउट ऑफ द वे जाके मेरी हेल्प की है, मेरी मदद की है, ऐसी सी जगह पे जहाँ पे उनकी लाइफ भी मे बी थ्रेट में आ सकती है, लेकिन तब भी लोगों ने मदद की है। कोई ऐसा एक वंडरफुल सा इंसान जो अभी आप शेयर कर सके हमारे साथ में? बिल्कुल, मैं उत्तर प्रदेश में था, लोग उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत बुरा भरा बोलते हैं, लेकिन मेरे को वो प्रदेश बहुत अच्छा लगा मेरे अनुभव से। मैं दूसरे के अनुभव के बारे में बातचीत नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपने अनुभव के बारे में बात करता हूँ, वो भी चंबल घाट की। जब मैं चंबल घाट जा रहा था, वहाँ पे मेरे को बताया गया कि ये चोर और डकैतों की घाटी है, जहाँ पे चोर और डकैत बहुत प्रसिद्ध है, मैं सुने भी ये कहानी वहानी। जब मैं वहाँ पे पैदल चल रहा था, मेरे को एक व्यक्ति मिला, मैं थोड़े छोटे रास्ते पे गलती से चले गए, जो कि मेरे को मालूम नहीं था। वहाँ पे चलते चलते एक भाई साहब मिले, तो वो भाई साहब बोलते हैं कि आप रुकिए, मैं रुकता हूँ। रुकने के बाद वो बोलते हैं कि आपके बैग में जो भी सामान है सब मेरे को शराफत से दे दो। मैं आश्चर्यचकित हुआ, मेरी यात्रा को 6-7 दिन हुआ था, तो मैं आगरा की तरफ जा रहा था ईटावास से, तो मेरे को डर भी लगा, बोला ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब, क्या पागल वागल हो गए, क्यों सामान मांग रहे मेरा? बोला भाई साहब कौन? बोलता हूँ मैं डकैत हूँ। मैं बोला आप डकैत हो तो मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कुछ सामान नहीं है, कपड़े है, बहुत जरूरतमंद सामान है, और वो भी था, मैं 2500 रुपये लेके यात्रा निकला था, वैसे कुछ खास पैसे भी नहीं था, तो कुछ सामान था। तो लेकिन वो माने नहीं, उनको लगा कि मेरा बैग बड़ा है, बहुत सा सामान हो सकता है। वो चीज़ देख के उन्होंने बोला कि अगर तुम शराफत से पूरा सामान नहीं दिए, तुमको गोली मार के मैं उड़ा दूंगा। मेरे को समझ भी नहीं आया 2 मिनट के क्या करूँ क्या नहीं, लेकिन एक महान व्यक्ति ने या गौतम बुद्ध की वाणी में एक बोला गया है कि अगर आपको लगता है कि लोग आपकी बात समझे तो उनको समझाने का कोशिश करिए, क्योंकि आपके दिमाग में क्या चल रहा है सामने वाला व्यक्ति तब तक नहीं पढ़ सकता जब तक आप उसको बताओगे नहीं। तो मेरे मन में वो चेतना जागी कि मैं इसको समझने की कोशिश तो करूँ। मैंने उसको बोला कि भाई साहब 2 मिनट की बात सुनिए, जो इंसान को फांसी पे चढ़ जाता है उसकी 2 मिनट बात सुनाई जाती है, मेरी आप बात सुनो। वो दबे आवाज में बोलता है चलो बोलो। मैं उसको बोलने की कोशिश की अपनी यात्रा के बारे में, मैं क्यों यात्रा कर रहा हूँ, उसका उद्देश्य क्या है और इसका लोगों में क्या इम्पैक्ट है। ऐसे मैंने सरल भाषा बताया मेरा, और वो भी डर डर के बताया, मैं अभी ऐसे बोल रहा हूँ ऐसे नहीं बताया, उतना मेरे में हिम्मत भी नहीं थी तब सिचुएशन में, और ना तो पहले जब मैं यात्रा चल गई तब इतनी बोलने की क्षमता भी थी, मैं तो बोलता हूँ। तो बहुत दबे आवाज में, बहुत डर डर के धीमी आवाज में मैंने बात किया उनसे।
जब मैंने बताया वो 2 मिनट के लिए चुप रहा, फिर बोला रुको। जब ऐसे बोला मेरे को डर लगा, बोला यार ये क्या करना चाहता है। फिर अपनी गाड़ी में बैठा, बोला गाड़ी में बैठो। मैं उसकी गाड़ी में बैठा। बैठने के बाद काला सा रास्ता था, वो यूपी के रास्ते में कोई ऐसे लाइट वाइट तो थी नहीं, तो मेरे को एक जगह ढाबे पे रोका उसने, ढाबे के सामने। बोला यहाँ पे क्यों रोका? तो बोला ये ढाबे पे चलो खाना खाते पहले। मैं बोला यार ये व्यक्ति तो मेरे को चोरी करने को धमकी कर रहा था, मार भी रहा था, ये मेरे को खाना क्यों खिला रहा है? बोला खाना खा के मारेगा, ये खाने में तो कुछ नहीं डाल देगा। तो मैं खाना खाया चुपचाप, कैसे ना कैसे दर की यार इसमें कुछ है तो नहीं। तो खाना खाने के बाद वो मेरे को बोला कि चलो चलते हैं। बोला कहाँ चलते हैं? तो फिर और लेके गया, तकरीबन 10 किलोमीटर छोड़ा और उसके बाद में कुछ पैसे भी दिए। वो ऐसा आदमी था, मैंने सोचो कि जो आदमी मेरे को चोरी करने को, डकैती करने को आया था, मेरे को खाना भी खिलाया, 10 से 15 किलोमीटर का तकरीबन छोड़ा होगा और कुछ तकरीबन 2-3 हज़ार रुपये को पैसे भी दिया था। और मैंने से पूछा कि पैसे भी दे रहे? बोलता है आप तो चोर हो। तो बोला कि अगर आपको ही जरूरत है पैसे की ज़्यादा मेरे से ज़्यादा, तो इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ। तो मैं मानता हूँ कि समझाने से हर एक इंसान समझता है, लेकिन समझाने का आपको तरीका आना चाहिए, समझाने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि कोई इंसान नहीं समझेगा और समझाओगे नहीं अपनी मन की बात, तो इंसान नहीं समझ पाएगा। लेकिन आप समझाने को तैयार हो तो पूरी दुनिया समझने को तैयार है। बहुत बेहतरीन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपको एक रॉबिन हुड मिल गया है ना। तो अगर किसी को आगे बढ़ाए ना, तो आगे वो ऐसे खट्टे मीठे एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी ऐसा होता होगा कि आप पैदल चल रहे, बीच में बारिश आ गई, पेड़ के नीचे बैठ गया हूँ, धूप आ रही है, कभी मतलब फेंट होने वाली पोजीशन पे पहुंच जाते होंगे आप, है ना। तो मैं ये भी एक और चीज़ ये समझ रहा हूँ, जब आप यात्रा पे निकल रहे हैं ना, जैसे आप बता रहे हैं कि आपको अच्छे बुरे दोनों ही अनुभव मिले होंगे, अच्छे अनुभव तो आप शेयर कर रहे हैं। देखिए मैं ये समझाना चाह रहा हूँ ना अपनी ऑडियंस को खासकर, कि जब आप यात्रा पे निकलते हैं तो एक सीखने की जर्नी है। जैसे मैं व्यक्तिगत भी मानता हूँ कि मेरे लिए जीवन क्या है, मेरे लिए जीवन मतलब सतत प्रयास से बेहतर होने का, है ना। तो इसी थ्रू आउट जर्नी में आपने एक अच्छा फेस तो बता दिया कि अगर कोई ऑडियंस हमारी सुन रही हो, आपसे इंस्पायर होकर कल के दिन वो भी निकल पड़े झोला पकड़ के कि भाई मैं जाता हूँ, देश देख के आता हूँ, तो आप उसको एक बार देखिए चैलेंजेस क्या क्या। मैं बुरा नहीं कहूँगा, मैं नेगेटिव चीज़ें नहीं कहूँगा, चैलेंजेस क्या और उसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है। अगर कोई सिंगल इंसान एंड दैट टू इन दैट अर्ली एज वो जाता है घर से अपना बैग पकड़ के अकेले, कैसे निकले, किन किन चैलेंजेस को फेस करना है, तो प्लीज़ ऑडियंस से शेयर। देखिए समस्या तो आई नहीं, आती अलग अलग तरह की समस्या थी। जैसे मैं भी यात्रा चल के वाराणसी में पहुंचा, तब मैंने फेसबुक के द्वारा मैंने बहुत लोगों को मैसेज किया था, कुछ जो अपने पहचान के लोग थे उनसे मैसेज किया, कुछ ग्रुप से मैसेज किया। पहले इतनी क्षमता भी नहीं थी किसी से बात जल्दी करने की, फोन पे बात करने तो बिल्कुल नहीं, मैसेज करके बात करते थे। तब जहाँ पे पहुंचा वहाँ पे एक जन के रुकने वाला था, वो बोलते कि मैं नहीं रुकूंगा। तब मैं तो मतलब तकरीबन मेरी जमीन खिसक गई पैर की, जो बोलते हैं मुहावरा कुछ है, वो मेरे मन में आया कि यार अब क्या करूँ, मतलब ऐसा शुरू हो गया था। लेकिन धीरे धीरे से बात करना भी सीखा, लोगों से लोग कन्विंस करना सीखा। पहले लोगों के सामने नहीं जा पाता था, वो सीखा। पब्लिक स्पीच नहीं दे पाता था, वो सीखा। लोगों से कैसे कन्विंस करना है, बहुत सी चीजें हैं। जैसे अलग सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है, हरदम आपको गुस्सा नहीं करना है। लोगों के सामने वाला कितना भी बेकार आदमी हो, तब भी आपको अपना काम रख के उससे काम निकालना सीखना है। कितना भी अच्छा हो तो भी उसको ज्यादा उससे फायदे भी नहीं लेना है, क्योंकि अगर उससे भी दिक्कत हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें यात्रा में सीखने को मिलती है। कभी बुरे लोग भी मिलते हैं जो कि आपको दारू पी के मेरे को मारे भी है, ऐसे भी मिलते हैं। कभी जंगल में भी सोना पड़ता है, कभी कभी भीग भीग के भी आपको चलना पड़ता है जबकि आपके पैर में छाले आ गए हैं। कभी अलग अलग सिचुएशंस आती है, अलग अलग तरीके के होते हैं, आपको अलग जगह पे भी रुकना पड़ता है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी की बहुत खूबसूरत बात मेरे को ध्यान में आती है हरदम जब भी मैं ऐसी चीज पढ़ता हूँ। उन्होंने बोला था कि एक ऐसा दिन जहाँ आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, एक ऐसा दिन जहाँ आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आप समझ सकते हो कि उस दिन पे आप आगे नहीं जा रहे हो, आप पीछे जा रहे हो। उनका मतलब ये था कि अगर आपको समस्या नहीं आएगी आपके जीवन में, आप कभी आगे नहीं जा सकते, आप पीछे ही जा रहे हो। समस्या ही एक इंसान को आगे बढ़ाने की, सिखाने की क्षमता रखती है। तो चलिए, तो बहुत ज़्यादा अवेयर करने की बात है ऑडियंस को भी, आपकी यात्रा या फिर जो आगे जाके एक यात्री बनना चाहता है उसके रिगार्डिंग। मैं अगर आपके मेन ऑब्जेक्टिव पे आऊँ, जैसे कि आप प्लास्टिक अवेयरनेस के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता क्यों है कि यार हम लोग अवेयर क्यों नहीं है? ये तो ठीक है आप अवेयर कर रहे हैं, लेकिन हम अवेयर क्यों नहीं है, ये क्या रीजन हो सकता है? देखिए, आई बिलीव अवेयर एट अ सर्टेन एक्सटेंट पीपल आर। ऐसा नहीं कि पीपल अवेयर नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा फुली अवेयर है, बट एट अ सर्टेन एक्सटेंट, एट अ बेसिक लेवल, जो कि हम सबको मालूम होना चाहिए, सबको मालूम है। ऐसा नहीं कि कोई डाउट है इस बात पे, ना तो मेरे को, ना तो जनरल पब्लिक को, ना तो उनको खुद को। बट द प्रॉब्लम इज कि एक्ट में आता है, मतलब पीपल आर नॉट एक्टिंग व्हाट दे हैव टू डू। मतलब जो उनको मालूम है लेकिन वो कर नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल, आई नो कि आज मैं प्लास्टिक की बैग यूज करूंगा तो उससे नेचर को दिक्कत होगा। ये सबको मालूम है कि आज वो प्लास्टिक में यूज करूंगा तो आज गाय खाएंगी तो गाय मरेगी। हर नगर पालिका में हर जगह पे लिखा हुआ रहता है, लेकिन आप फॉलो नहीं करते। वो खुद ही मेयर जो होगा वो खुद ही वो प्लास्टिक यूज करता है, खुद ही जमीन में फेंकता है, बोलता है हम कहाँ फेंकेंगे।
अगर हम उसको जलाएंगे तो सबको मालूम है कि एयर पोल्यूशन होगा, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। अगर सबको मालूम है कि वो अगर किसी जमीन के अंदर जाएगा तो आप इट लास्ट फॉर एटलीस्ट 100 years to 200 years, बट स्टिल everybody know it will not get dismantled after 100 or 200 years also. It will broken down into smaller pieces. उसके बाद वो जमीन में सॉइल में मिक्स होके हमारे खुद के खाने में आएगा या वो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को खराब करेगा। तो एनी हाउ वी ऑल नो इट्स ऑल डेंजरस फॉर अस, बट व्हाट वी बिलीव इज वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर सेल्फिश। हम सब बहुत अंदर ही अंदर अपने आप को बस अपने व्यक्तित्व के लिए सोच रहे, मैं के लिए सोच रहे, हम के लिए नहीं सोच रहे। ये सबसे बड़ी समस्या आज हमारे सामने। तो आप इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार किसे ठहराएंगे, समाज को या फिर सरकारों को? मैं तो जैसे मैं एक ऐसा पर्सन हूँ, मैं जो सरकार के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करता। मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो कि मैं इंडिविजुअल पीपल्स पे, हम समाज पे मैं भरोसा करता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज जब तक पब्लिक अवेयर नहीं है, कंट्री लाइक इंडिया वेयर वी हैव मोर देन 1.4 बिलियन पीपल। लेकिन इसमें भी एक इश्यू है ना, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे कि आपने एक नज थ्योरी करके अगर चीज नहीं पढ़ी है, तो मैं ये शेयर करूँ, नज थ्योरी में नज ये कहते हैं कि आप एक तो डायरेक्टली बोलिए कि भाई कूड़ा मत फेंकिए, या तो आप करिए, आप ये करिए डस्टबिन को स्टैब्लिश कर लीजिए। मतलब आप जरूरी नहीं कि बोल के आप चेंज लाइए, आप एक्शंस के थ्रू भी चेंज ला सकते हैं। तो जैसा आप कह रहे हैं कि ना ऑडियंस चेंज लाए, समाज चेंज लाए, ठीक है, वो तो चलो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बट मैं अगर कूड़ा मेरे जेब में है, मैं 50 किलोमीटर चल रहा हूँ, मैं कब तक अपने जेब में कूड़ा कैसे करूँ? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपना कूड़ा डस्टबिन में डालता हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है भाई 50 किलोमीटर चल रहा है, उसको कहीं मिल ही नहीं रहा, वो क्या करेगा? जैसे इसी को अगर रिलेट करूँ कि मैं पिथौरागढ़, आप जहाँ भी यहाँ पे हो, अगर किसी महिला को आज से अगर मैं 2-3 साल या अभी की भी बात करूँ, मार्केट में अगर उनको वॉशरूम यूज करना है, उसको वॉशरूम की अवेलेबिलिटी तो काम कराना सरकार का है, बट वो है नहीं अवेलेबल, तो फिर वो क्या करेंगे? व्हाट इज द ऑप्शन? तो आप इस बारे में क्या थॉट्स हैं, कैसे आप इसको प्रेजेंट करोगे? देखिए, डेफिनेटली आप जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही है कि सरकार को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि ऐसे नहीं कि बस समाज के करने से होंगे। अगर हम एस्टेब्लिश नहीं करेंगे पब्लिक कन्वीनियंस, जैसे कि आप बोले टॉयलेट है, हमारे डस्टबिन्स है, हमारी यूज ऑफ नॉन बाइटेबल थिंग्स है, जैसे कि हम अगर प्लास्टिक को कम करने की और कोई ऑप्शन भी ढूंढे तो बाजार में होना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी चीजें जो कि आज हमको जो प्लास्टिक नहीं यूज करने के प्रोत्साहन करे, ऐसी चीजें भी करना चाहिए, सरकार को डेफिनेटली करना चाहिए। लेकिन लोग भी इसमें इंडल्ज हो, सरकार भी करे। ये एक टू फैक्टर है, ये एक ऐसा नहीं कि बस सिंगल वे से होगा। अगर हम सब पब्लिक ही करेंगे तो नहीं होगा, ऐसे सरकार ही करेंगी तो भी नहीं होगा। ये हमको साथ में मिलके हमको एक्ट करना पड़ेगा, तभी कोई चेंज आ सकता है। ये आंदोलन तब बनेगा जब इसके बारे में भी पॉलिटिसाइजेशन होगा। आज हम सब के बारे में करते हैं, रिलीजन के बारे में, भाषा के बारे में, नॉर्थ साउथ डिवाइड के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में, बट आज कितने कम व्यक्ति, ये कितने कम लीडर हमको आज दिखाई पड़ता है जो कि पर्यावरण के बारे में आंदोलन करते हैं। आपको लगता है कि आगे जाके जैसे आपने बात करी है रिलीजन, भाषा, ये बड़े मुद्दे हैं आज के टाइम के, क्या आपको लगता है कि आगे जाने वाले टाइम में इन्वायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, ये इश्यूज होंगे, ये जो डिसाइड करेंगे कि भाई सरकार किसकी बननी किसकी गिरनी, हो सकता है सूनर और लेटर इट विल बी डेफिनेटली, बिकॉज कोई डाउट ही नहीं। क्योंकि अगर इंसान को खाने को नहीं मिलेगा तो वो पहले उसकी जात, उसका भाषा, उसको पूछेगा ही नहीं। अगर कहीं पर भूख में पेट लग रही है, मेरे को भूख लग रही है मेरे पेट में, तो मैं सामने वाले को क्यों पूछूंगा यार कि तेरी क्या जात है? मैं तो खाना खाना है मेरे को, बस पहले सबसे पहले तो वो अगर खाना मेरे को दे रहा है तो वही मेरे लिए भगवान है, वही मेरे लिए सब कुछ है। तब मैं उसकी भाषा नहीं पूछ सकता, तब मैं उसकी जात नहीं पूछ सकता, वो कौन से देश से भी नहीं पूछ सकता, वो मुस्लिम है, हिंदू है, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन सबसे पहले ये पूछेगा खाना है क्या भाई? तो सबसे पहले ये हमको मुद्दे समझने पड़ेंगे। आज जो लॉन्गर टर्म में हमको सोचना पड़ेगा, आज शॉर्ट टर्म में नहीं। अगर हम 2047 के बाद जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं विकसित भारत के बारे में, उनको ये भी सोचना है कि जब विकसित भारत बनेगा तब एनवायरमेंट भी अच्छा चाहिए हमको। बेकार एनवायरमेंट के साथ हम नहीं रह सकते। आज जैसे कि भूटान जैसे देश, छोटे छोटे देश हमारे लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं ग्रॉस हैप्पीनेस के बारे में, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स वहां पे फॉलो किया जाता है। वैसे हमको भी एनवायरमेंट के बारे में पैरामीटर अपने खुद के लिए, दूसरे देश से कंपेयर नहीं करना है हमको, लेकिन खुद के लिए तो सेट करने पड़ेंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो हमको ही हमारे जीवन में दिक्कत होगा। आज कावेरी नदी की देखिए हालत क्या हो चुकी है, गंगा नदी हमारी सबसे लॉन्गेस्ट नदी की क्या हालत है, ऐसी बहुत सारी नदियां हैं, उनकी हालत आज डाइंग सिचुएशन में है। बहुत सारे पेड़ है जो कि आज विलुप्त हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी प्रजाति है एनिमल्स की जो कि विलुप्त हो रही है। डेफिनेटली वी हैव डन अ ग्रेट प्रोग्रेस इन प्रिजर्विंग एंड इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, बट इन अदर केसेस आल्सो वी आर नॉट डूइंग द सेम काइंड ऑफ पैरामीटर्स व्हिच आई हैव सेड बिफोर। तो ये सब हमको इस पर में सोच करना पड़ेगा, खासतौर पर लीडर्स को भी और जनसंख्या नॉर्मल लोगों को भी। जैसे कि आप बोले ना, एक कलेक्टिव कोशिश से ही ये चीज़ हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि सरकारें भी कोशिश करी, एग्जैक्टली मैं भी अग्री करता हूँ कि समाज ने भी करना चाहिए। सरकारों की तरफ से
इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हो गई, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात हो गई, तो ये चीज़ें तो हम आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। तो हमारी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है। टोटली एग्री विद यू। अच्छा, मैं अगर इसको आगे बढ़ाऊँ ना, तो देखिए हर कोई भी इंसान इस समाज में कुछ करता है तो उसके दो पहलू जरूर आते हैं। एक पक्ष होगा जो आपके बारे में बड़ी तारीफ करवा रही है, यंग लड़का है, चल रहा है, बहुत सही कर रहा है, वेयर कर रहा है, और एक दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है कि वो कहे कि यार ये तो अपनी पब्लिसिटी कर रहा है, ये तो चल रहा है, क्या चेंज आ जाएगा ऐसे, है ना, ये तो घर से निकल गया, फिर क्या बदलाव क्या गया पिथौरागढ़, क्या बदल के आ गया, क्या एक भी इंसान को बदला, है ना। तो आप पे कहीं ये आरोप लगे कि आज तक जहाँ पे आपके सामने ये बातें करी गई हो कि यार ये तो चल रहा है, मतलब समाज में चेंज आ रहा है, ये तो चलो अपने आप को सेटिस्फाई कर गया, बट इज इट ट्रूली टर्निंग पीपल इनटू अ वेरी स्मार्ट माइंड कि भाई आप अपना कूड़ा मत फेंको, प्लास्टिक का यूज कम करो? क्या ये आपके साथ में कभी कोई क्रिटिसिज्म आया? अगर आया है तो किस किस डायमेंशन में आया है और कैसे आपने डील किया उस चीज को? इसका सिंपल सा एग्जांपल बोलता हूँ। आपने रेनबो तो देखा होगा। एग्जैक्टली। रेनबो में 7 कलर होते हैं। ह्यूमंस आर जस्ट लाइक रेनबो ना, कि एक सोचिए एक इंसान जो कि पैदा होता है एक सेम मदर के पेट से एट द सेम टाइम, बट सेम दिखता भी है इवन, बट उसकी सोच करने की तरीका, उसके बोलने का तरीका, उसके एक्ट करने का तरीका टोटली डिफरेंट। सो सोच के देखिए कि इंसान जो कि इज फ्रॉम अ डिफरेंट वर्ल्ड, फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, फ्रॉम डिफरेंट थिंग, फ्रॉम डिफरेंट एरिया, और वो मेरी बात सुनता है, तो डेफिनेटली ही विल हैव डिफरेंट ओपिनियंस ऑन माय सब्जेक्ट। कोई नहीं सकता कि वो मेरे समान सोचे, और आई डोंट एक्सपेक्ट एवरी ह्यूमन टू बी सेम लाइक मी। अगर ये हो जाता तो फिर विल बी लाइक डायनासोर्स, विल नॉट एक्सटिंक्ट, विल बी एक्सटिंक्ट, बिकॉज डायनासोर एक समान सोचते थे, एक समान करते थे, तो वो खत्म हो गए। लेकिन आज इंसान हम इसलिए ब्यूटीफुल है, इसलिए अमेजिंग है क्योंकि हम सब लोग अलग है, लाइक अ रेनबो। सो ये मैं मानता हूँ कि ह्यूमंस आर इनडेफिनेट कलर, रेनबो में साथी होते हैं, हमारे ह्यूमंस में तो इनडेफिनेट टाइप ऑफ पीपल है, तो इसको हम काउंट भी नहीं कर सकते। डेफिनेटली देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन माय जर्नी एंड ऑन आउटलुक ऑफ एनवायरनमेंट। होता है मेरे साथ अलग लोग मिलते हैं, अलग तरीके के लोग मिलते हैं, सोचते हैं अलग अलग तरीके से, उनकी सोच मेरी सोच अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे डिमोटिवेट, उनकी सोच भी हो सकता है सर्टेन एक्सटेंट सही है क्योंकि वो अपनी मनोस्थिति से, वो अपने सोच विचार से सोचते हैं, हो सकता है उन्हें वो तरीके से ना सोचे जो मैं तरीके से सोचता हूँ। मैं उनको गलत भी कहना चाहता हूँ, ना तो मैं अपने आप को गलत कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा तरीका है पब्लिक का अवेयर करने का, उनका अलग तरीका हो सकता है पब्लिक का अवेयर करने का। तो हो सकता है मेरा इम्पैक्ट ज्यादा हो सकता है उनका कम हो सकता है उनका ज्यादा हो, मेरा कम हो, लेकिन इम्पैक्ट डालना, और अगर आप देश के सोचे या दुनिया के सोचे, और एनवायरमेंट मेरे को लगता है कि ऐसा चीज है जिसके तरीके से आप पूरी दुनिया को सर्व कर सकते हो। आई डोंट बिलीव कि एनी अदर देयर इज अ वे जिससे आप पूरी दुनिया को सर्व कर सकते हो। बस एनवायरमेंट ही एक ऐसी चीज है कि सबको कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर इंडिया में बैठ के आप अमेरिका को भी अच्छा कर सकते हो अगर आप इधर का एनवायरमेंट अच्छा कर रहे हो, और इधर बैठ के आप कोई दूसरे रेस को भी, कास्ट को भी, किसी को भी बोलो यार, आप सबको कर सकते हो, लेकिन बाकी और कोई चीज दुनिया में नहीं कर सकती जो एनवायरमेंट की शक्ति आपको प्रोवाइड करती है। ये बहुत ही इंस्पायरिंग थॉट है कि ना आप एक केंद्र से कितने आयामों में, कितने होराइजन में अपना इम्पैक्ट डाल सकते हैं, बहुत बेहतरीन। तो मैं ये जानना चाहता कि आपकी यात्रा अभी शायद आप बता रहे इसके बाद नेपाल जाएंगे, नेपाल के बाद शायद फिर आप अपने जगह नागपुर पे जाएंगे ना, और तो फिर उसके बाद फिर म्यांमार की तरफ जाएंगे। ओके, म्यांमार की तरफ जाएंगे। तो ये यात्रा कभी ना कभी आपके घर की तरफ को भी मुड़ेगी, शायद 5 साल बाद मुड़ेगी। तो उसके बाद आप ना इसको देखो, एक तो ये रहता नहीं कि मैंने एक मुद्दा उठाया, मुद्दे को अंजाम तक कैसे पहुंचाने की आपकी सोच है। आप घर गए तो फिर उसके बाद क्या अंजाम रहेगा इसका? मेरा ये है कि मेरे को स्टेट सिविल सर्विस हमारा जो होता है महाराष्ट्र का, वो करना है। उसके बाद फिर मैं सोचा कि अर्ली रिटायरमेंट लूंगा, और जो पैसे मैं तब तक बनाऊंगा उससे मैं अलग अलग जगह पे गुरुकुल स्थापित करूंगा, क्योंकि ऐसे गुरुकुल का सिस्टम था पहले के जमाने में कि एंशिएंट वे ऑफ लर्निंग फ्रॉम आवर ओन कल्चर, और उसमें साथ साथ में जब ओन कल्चर है तो ओन ट्रेडिशंस को भी प्रिजर्व किया जाता था। तो उस कल्चर को प्रिजर्व करते करते, क्योंकि देखिए अगर आप उत्तराखंड से, आप उत्तराखंड का लोकल खाना खाओ, जैसे यहाँ पे मंडुआ खाते हैं लोग, मंडुए की रोटी खाते हैं, कोई और जगह की नहीं, तो उससे क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी बचेगा, ट्रांसपोर्टेशन से जो पोल्यूशन था वो भी बचेगा, और बहुत सी चीज जो कि उसमें सिस्टम में लगती है वो भी बचेगी। इसलिए जब हम लोकल चीज करते हैं तो बहुत सारी जो एनवायरनमेंट को बेनिफिट्स भी होते हैं, साथ ही साथ हमारे खुद को भी होते हैं, हमारे बॉडी को भी होते हैं, नेचर को भी होते हैं। तो इसलिए मैं ये कोशिश करूंगा कि गुरुकुल स्थापित करूं, और साथ ही साथ इससे अलग अलग जगह पे कल्चर भी होगा, ट्रेडिशंस भी होगा, नेचर भी बचने की थोड़ा प्रयास हमारा होगा। बहुत बेहतरीन। तो मैं लास्ट में ये जानना चाह रहा था कि जितनी भी आपकी कोशिशें हैं, एक अकेला
तो शायद टफ हो जाएगा। मैं ये कहूँगा नामुमकिन नहीं है, समय लगेगा। जो चीज़ अगर एक टीम के थ्रू 2 साल में, 3 साल में, 10 साल में हो सकती है, अगर आप एक अकेले चलोगे तो शायद 20 साल लगेंगे। होगा तो ज़रूर, उस पर मुझे आपके डिटर्मिनेशन को देख के पूरा यकीन है। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप जगह जगह जा रहे हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे आज के दिन आप पिथौरागढ़ है तो एक टीम फॉर्म कर दें आप, है ना? कल के दिन आप नेपाल है, वहाँ पे एक टीम फॉर्म करते हैं, फिर उस तरीके से कोई काम करें, ऐसा कुछ नहीं हो सकता? पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल। तो आई एम नॉट लुकिंग इन दैट एस्पेक्ट आल्सो। कोई जगह पे ऐसे टीम बनाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द लोकल पीपल की वहाँ पे कैसे इंटरेक्ट होता है, कितना मेरा डीप अंडरस्टैंडिंग होता है, कितना लोग जुड़ पाते हैं। हर जगह पे मैं नहीं बोलता कि मैं कर पाया हूँ, लेकिन कुछ जगह पे जहाँ पे मैं जाता हूँ, जहाँ पे कुछ ज़्यादा समय तक रुकता हूँ, वहाँ पे कुछ युवाओं को जैसे कि जोड़ता हूँ, फिर वो अलग अलग अपना छोटा ग्रुप बनाते हैं। मेरे से ऐसा डायरेक्टली मेरा ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड नहीं है, मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। वो लोकल उनका ऑर्गेनाइजेशन बना के रखते हैं कि इको क्लब बना के, एनवायरमेंट क्लब बोल के, तो वो वहाँ पे काम करते हैं लोकल में एनवायरमेंट के लिए, उनकी खुद के एनवायरमेंट ऐसे। चलिए बढ़िया। तो अब इसको ज़्यादा खींचते नहीं। अभी आपका देखो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आपने यहाँ पे दिया, पिथौरागढ़ का आप आए और हम लोगों को अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा एक मैसेज, देखो आप अपनी बड़ी एज में ना, जिस एज पे हम कॉलेज के अंदर होनी चाहिए, कॉलेज में पढ़ाई करनी चाहिए, अपने करियर पे फोकस होना चाहिए, उसके साथ साथ आपने एक सामाजिक जिम्मेदारी भी ले रखी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे रिक्वेस्ट के तौर पे कि जो ऑडियंस हमें देखेगी इस वीडियो के थ्रू, आप उस ऑडियंस को क्या मैसेज दोगे कि भाई आप अपने कॉन्शियसनेस को कैसे जगाओ और अपने लिए अपनी तरफ से क्या एफर्ट दे सकते हो? और लास्ट एंड नोट करेंगे हम इसके थ्रू, आपके मैसेज के थ्रू, कि आप ऑडियंस के लिए क्या मैसेज? देखिए दोस्तों, मेरा खास तौर पे जो फोकस रहता है वो रहता है मेरे यूथ को। क्यों यूथ? बिकॉज आई बिलीव यूथ इज द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन एंड ऑफ आवर वर्ल्ड। इफ द चेंज कैन कम फ्रॉम द यूथ, आवर वर्ल्ड कैन शेप wonderfully, because the youth has the power to shape and change this world in a different direction. That's why our youth needs the proper guidance from our elders, from our older generation as well. अगर वो भी मान जाए और हमारे यंग भी मान जाए तो एक अच्छा चेंज आ सकता है। इसलिए मैं आपसे विनती करना चाहूँ कि आपको एक करने से होता है यार, एक करने से होता है। अगर एक करेगा तो कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन आप सब लोग एक चेन करके बनेंगे, क्योंकि एक में डिफरेंस होता है और उन दोनों में सिर्फ एक का फर्क होता है। इसलिए आपके सबके करने से, थोड़े भी करने से इस दुनिया में फर्क पड़ता है। थैंक यू रोहन, बहुत बहुत, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी आगे की यात्राओं के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। मैं भी आपके फेसबुक पे कनेक्ट होकर आपको एक्सप्लोर करूँगा कि भाई आज रोहन कहाँ है, कहाँ पहुँचा है, क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा है लाइफ में। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट यू ना। ये एक हमारी कोशिश थी आज रोहन से मिलने की और रोहन के थ्रू आप तक ये मैसेज पहुँचाने की कि सोसाइटी में इन्वायरमेंट हमारा कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना। सरकारें अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने शायद खुद से भी प्रश्न करने की आवश्यकता हो सकती है। तो प्लीज़, जैसे रोहन ने बताया और जैसे हम सब की कोशिश है, हम इसको आगे बढ़ाते हैं गवर्नमेंट स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू, नमामि गंगे के थ्रू, या फिर जैसे मैंने बात भी करी अपनी बातचीत में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के थ्रू, ईवी बना रही है, ईवी मार्केट पे इंडिया एंटर कर रही है। तो अलग अलग एस्पेक्ट्स में, मैक्रो एस्पेक्ट में तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो शायद दिस आर नीड्स कि हमारा अटेंशन जाए, स्पेशली जैसे रोहन ने कहा कि यूथ का अटेंशन जाए। तो प्लीज़ वी ऑल नीड दिस टाइम कि हम बहुत हाई अलर्ट पे अपना काम करें। अगर मैं एक लास्ट में एक आंकड़ा आपके साथ शेयर करूं, मतलब टू बी वेरी रफ आंकड़ा, हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या फिर इस पे इन्वेस्टमेंट, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने पे जो इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारे जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा और बहुत बड़ा इकोनॉमी का लॉस हमारे यहाँ से हो रहा है। तो वी विल बिलीव कि अगर हम यहाँ से अगर थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करें तो और भी हम प्रॉस्पर होने में, और भी ज़्यादा बेहतरीन देश होने में और विश्व की सबसे बड़ी पावर होने पर हम जरूर बहुत जल्दी हम पहुँचेंगे। थैंक यू रोहन फॉर योर टाइम। वी विल मीट सून। थैंक यू। तो यार ये थे रोहन भाई, और आप लोगों को कैसा लगा आज का ये ब्लॉग आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।